हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 2। ये भी किसके लिए होगा दोस्तों? मशीन 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, मशीन 2 का जो दूसरा लेक्चर है ये आज का है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर होगा 5th सेमेस्टर वालों के लिए होगा, वो भी इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसके पहले हमने आपको एक लेक्चर बता दिया है जिसमें आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत के बारे में बताया, कैसे वर्क करती है। आज हम उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी हमने पिछला आपको उसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताया है, जो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ठीक है, अगर उसको देख लेंगे तो यहाँ पे इसकी वर्किंग समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर होगा ये होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यह आपके एग्जाम में या तो यही दे देगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए और इसके विभिन्न पार्टों का भी उल्लेख या वर्णन कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही चीज़ें आनी है आपके एग्जाम में, तो इन्हें पहले हम देख लेंगे, उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का जो हेडिंग है आज है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। आखिर ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग क्या होती है, इसको जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसी के सिद्धांत पर जो है ये मोटर का भी कुछ वर्किंग होती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत भी 3 फेज ट्रांसफार्मर की भांति विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों पर आधारित है। यानी कहने की बात यहाँ पे ये है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वह मैग्नेटिक इंडक्शन के नियमों पर आधारित है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैग्नेटिक इंडक्शन के नियमों पर आधारित है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अंतर बस इतना है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा अभी लाइनिंग दिख रही है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाया गया है दोस्तों। क्या कह रहा है, अंतर बस इतना है कि जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिर होती है। क्या कहा दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिर होती है। ये तो आपने पिछले ट्रांसफार्मर वाले लेक्चर में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने सेकेंड ईयर में ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन क्या कर रहा है, जबकि मोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी दोस्तों, मेरे रोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी मोटर की, तो क्या होगी, रोटर होती है। रोटर क्या करती है, रन करती है, यानी घूमती है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर का होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो स्थिर होता है, लेकिन जो मोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो रन करेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या रन करती है, रोटर रन करती है। ठीक है, यहाँ पे रोटर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब आती है आपकी वर्किंग। वर्किंग तो अब आती है मेरे दोस्तों, वर्किंग क्या है आइए देखते हैं। वर्किंग बहुत ही अच्छे से समझना है, और जो चीजें देख रहे हैं आप लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं मेरे दोस्तों, सब समझने की बात है इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या है। जब मोटर के स्टेटर या प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि जो हमारा RYB होता है, उन्हें जब हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो स्टेटर में एक नियमित घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। किसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है मेरे दोस्तों, स्टेटर में। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा रोटर में भी उसी गुण का एक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। कहाँ पे, रोटर में। ठीक है मेरे दोस्तों, जिससे आगे चलते हैं लिखा क्या है, जिससे रोटर परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट प्रेरित होती है। क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, प्रेरित होती है। कहाँ पे, रोटर में, तथा अपना निजी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। यानी खुद का जो होता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है रोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे की बात क्या करती है ये भी देख लेते हैं। आगे कर रही है कि इस प्रकार स्टेटर में नियमित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तथा स्टेटर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में पारस्परिक क्रिया, यानी पारस्परिक क्रिया को क्या कहेंगे, इंटरएक्शन कहेंगे। ठीक है, इंटरएक्शन के फलस्वरूप रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमने लगता है। वही है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बातें अगर आप लिख देते हैं तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है ये।
कि अगर आपको दे दिया जाए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है तथा उसके पार्ट और उसका वर्किंग प्रिंसिपल आप बताइए, तो आपको यह क्वेश्चन 10 नंबर में दिया जाएगा और आपको दोस्तों 10 नंबर लेना है, गंवाना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, लेना है आपको 5 नंबर 10 नंबर। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ है तो उसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, लाभ होंगे। अगर लाभ है तो आइए देखते हैं लाभ भी क्या है इसका। तो लाभ देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है बिना लाभ के तो हो ही नहीं सकती। अगर आप 2 रुपए की पेन खरीदते हैं तो उसमें भी आप पहले लाभ देखते हैं, मेरा लाभ है कि नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लाभ क्या है? तो लाभ यही है कि यह जो मोटर होती है इसमें घूमने वाला पार्ट बहुत कम होता है और मजबूत होता है और इसे बहुत ही सरलता पूर्वक चलाया जा सकता है। यही सब बातें होती हैं इसमें। लेकिन आइए देखते हैं क्या है इसमें मेरे दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये बहुत कम मूवेबल भागों के साथ निर्माण में मजबूत और सरल होती है। बात क्या है यहाँ पे कि यह जो मोटर होगी मजबूत और सरल होगी, यानी इसमें घूमने वाला भाग बहुत कम होगा। ठीक है, अब आगे क्या है, ये कुशलता पूर्वक रज्द और कठोर वातावरण जैसे कि समुद्री जहाजों में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, जैसे भारी कामों की जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे इस मोटर का यूज करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी हमने आपको आगे बताया था कि इसका सबसे ज़्यादा यूज इंडस्ट्री में किया जाता है, किसमें, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, डीसी या सिंक्रोनस मोटर के विपरीत 3 फेज इंडक्शन मोटर की मेंटेनेंस लागत, रुक जाइए, जो इसकी लागत होगी मेरे दोस्तों ये बहुत ही कम होगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या है कि जो यहाँ पे देख लीजिए कि ये दिया है कि डीसी, यहाँ पे देखिए, डीसी सिंक्रोनस मोटर के विपरीत 3 फेज इंडक्शन मोटर की मेंटेनेंस लागत कम है और इसके पास ब्रूस जो है स्लिप रिंग जैसे हिस्से नहीं होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, हिस्से नहीं होते हैं। ठीक है, कि जैसे इसमें जो होता है इंडक्शन मोटर में बूस्ट नहीं होता है और स्लिप रिंग नहीं होती है, ये सब पार्ट नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है आपका, अगर किसी चीज से लाभ हो रहा है तो हानि भी तो होगी दोस्तों। तो हानि क्या होगी, आइए देखते हैं। इसमें हानि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो क्या होगी कि इसमें हीट उत्पन्न होगा, यानी आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, तो हमारा यह मोटर में हानियां उत्पन्न करेगी। ठीक है, पावर में भी, पावर क्या होगा, लैगिंग होगा इसका इंडक्शन मोटर का। तो आइए देखते हैं, देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की हानियां क्या है। इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है, किस पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, किस पे काम करती है इंडक्शन मोटर, लैगिंग पावर फैक्टर पर। ठीक है, 0.8 लैगिंग, जो इसका पावर फैक्टर होता है 0.8 होता है, कितना, 0.8 होता है क्या, लैगिंग, यहाँ पे लैगिंग दिया है पावर फैक्टर। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप खासकर कम लोड पर आई स्क्वायर आर के लॉस और इफिशियंसी में कमी होती है। दोस्तों अगर इफिशियंसी कम हो गई तो हमारी मोटर की दक्षता कम हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पावर फैक्टर को ठीक करने और सुधारने के लिए इस प्रकार एसी मोटर के साथ स्टैटिक कैपेसिटर बैंक का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाली है, क्रवलिंग। दोस्तों क्रवलिंग क्या होता है कि जो आपका मोटर होता है, जो मोटर होता है इस सिंक्रोनस स्पीड का 1/7वां भाग अगर घूमने लगती है तो उसे हम क्रवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रवलिंग कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही बात इसमें लिखी गई है। चलिए आइए देखते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना है कि जो हमारा क्रवलिंग की ऐसी क्रिया होती है जिसमें मोटर सिंक्रोनस स्पीड का लगभग 1/7वां भाग रन करने लगती है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रवलिंग कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये हम आपको दिखाएंगे। तो लिखेंगे आप, यदि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉल्ट का, क्या कहेंगे, यह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉल्ट का मिश्रण है। किसका मिश्रण है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मिश्रण है। क्या, आपका क्रवलिंग वाली जो डेफिनेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ जहाँ फुल लोड अनुप्रयोग पर भी इंडक्शन मोटर कम स्पीड, यानी इसकी स्पीड कितनी, सिंक्रोनस स्पीड का 1/7वां पर चलती है, यह मोटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में असामान्य हाई हार्मोनिक करंट का रिजल्ट है। क्या, क्रवलिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी।
तो आपको क्रवलिंग की क्रिया पूछी जाए, क्रवलिंग किसे कहते हैं, तो आप इतना ही बताएंगे कि जो हमारा ऐसा मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड का 1/7वां भाग घूमती है या रन करती है उसे हम क्रवलिंग कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें इतना ही आपको ध्यान में रखना है और इतनी ही चीजें लिखनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको वर्किंग एक बार और दिखा देते हैं ताकि आप लिख लें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वर्किंग यही है। इतनी बातें अगर आप लिखेंगे पहले तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं यह लड़का कुछ जानता है, और आपको 5 नंबर जरूर दे जाएगा आपको वर्किंग प्रिंसिपल के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे आप 5 नंबर क्या किए हैं उससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर की। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे यहां तक है आपका, यहां तक आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो लाभ हानि है उन्हें आप लिख देंगे कि इसका जो लाभ है इसमें लिख दीजिए कि इसकी जो लागत होती है कम होती है, मेंटेनेंस जो इसका मरम्मत करवाने की दर होती है बहुत कम होती है। इन्हीं सब सारी चीजों को लिख देंगे तो आपको लाभ में हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय